Good morning students, myself Manoj Chotia from रघुनाथ विद्यालय रतनगढ़। जीव विज्ञान की इस कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे पुष्पीय पादपों की अकारिकी। पुष्पीय पादपों की अकारिकी के अंतर्गत अपन ने प्रारंभ किया था जड़ के बारे में। अपन ने पढ़ा था जड़ या मूल। पादप का भूमिगत भाग जो गुरुत्वाकर्षण बल की ओर वृद्धि करता है, प्रकाश से दूर अर्थात ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती और धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती वृद्धि प्रदर्शित करता है। उसके बाद में हमने पढ़ा था मूल दो प्रकार की होती है, मूसला मूल और अपस्थानिक मूल। आज हम शुरुआत करते हैं मूल के रूपांतरण से, यानी मॉडिफिकेशन। विभिन्न कार्यों को करने के लिए मूल विभिन्न प्रकार की संरचनाओं में रूपांतरित हो जाती है। खास तौर से ये खाद्य संग्रहण और यांत्रिक कार्यों को करने के लिए विभिन्न संरचनाओं में रूपांतरित होती है। सबसे पहले बात करें अपन शंकु रूपी मूल। तो आप लोग मैंने बोर्ड पे उनके उदाहरण और प्रकार लिखे हैं रूपांतरण के। इतने ही प्रकार अपनी पुस्तक में दिए हुए हैं, तो अपन इन्हीं का अध्ययन करेंगे। शंकु रूपी का उदाहरण गाजर। अब देखिए गाजर आप लोगों ने देखा हुआ है, तो गाजर के अंतर्गत क्या होता है कि ऊपरी भाग जो है वो फूला हुआ और उत्तरोत्तर रूप से क्रमशः जैसे जैसे नीचे की ओर जाते हैं यह पतला होता जाता है, अर्थात ये एक शंकु के रूप में आकार ग्रहण कर लेती है। उसे शंकु रूपी मूल कहते हैं। उदाहरण गाजर। इसमें जो मूल है और बीज पत्राधार। बीज पत्राधार किसे कहते हैं, मैंने कल भी पिछले वीडियो में भी चर्चा की थी कि बीज से निकलने वाली प्रथम पर्ण क्या कहलाती है, बीज पत्र कहलाती है। बीज से निकलने वाली प्रथम पर्ण बीज पत्र कहलाती है। और बीज पत्र को आवृत करने वाली संरचना या बीज पत्र को घेरे हुए सुरक्षात्मक आवरण को क्या कहते हैं, बीज पत्राधार। तो यहां पर बीज पत्राधार और जो मूल है, मुख्य मूल, ये दोनों ही क्या करते हैं, खाद्य संग्रहण करके फूल जाते हैं। और ये संग्रहित भाग जो है क्रमशः ऊपर से नीचे की ओर पतला होता जाता है और ये शंकु के रूप में आकार ग्रहण कर लेती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, शंकु रूपी मूल। दूसरा देखिए तर्कु रूपी मूल। तर्कु रूपी मूल के अंतर्गत क्या होता है कि बीज पत्राधार मध्य भाग से, उदाहरण आप देख लीजिए पहले मूली। तो मूली के अंतर्गत क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा इस प्रकार से ऊपरी भाग फूला हुआ और मध्य भाग अधिक फूला हुआ और अंतिम भाग पतला होता है, अर्थात ऊपर से यूं कहें कि ऊपर से कम मोटी और बीच से मोटी और नीचे से पतली, यानी एक तर्कु रूपी आकार ग्रहण कर लेती है स्पिंडल के रूप में। तो उसे क्या कहेंगे अपन, तर्कु रूपी मूल। तीसरा है कुंभी रूपी। उदाहरण देखिए सलजम या चुकंदर आप लोगों ने देखा होगा। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि बीज पत्राधार जो है वो खाद्य संग्रहण करके गोलाकार या मटके के आकार से फूल जाता है और जो मूल है वो अंत में पतली धागेनुमा संरचना के अंदर रह जाती है। ये तो क्या होगी, मूल। और ये इसका बीज पत्राधार। बीज पत्राधार फूलकर मोटा हो जाता है, यानी खाद्य संग्रहण करके मोटा हो जाता है। खाद्य संग्रहण कर ये तीनों के अंतर्गत ही क्या है, ये चारों जो है, चौथा अपना शाकंद है। इन चारों के अंतर्गत क्या होता है, खाद्य संग्रहण होता है। ठीक है, एनर्जी स्टोरेज मटेरियल। तो ये बीज पत्राधार फूलकर और गोलाकार घड़े जैसी आकृति प्राप्त कर लेता है, इसलिए इसको कुंभी, कुंभ का मतलब होता है घड़ा। ठीक है, तो कुंभी रूपी संरचना ये ग्रहण कर लेता है। चौथा है शाकंद। जब किसी भी नियमित आकार में खाद्य का संग्रहण नहीं होता है, अनियमित आकार से खाद्य संग्रहण करके मूल्य जब फूली हुई रहती है तो उसको कहते हैं शाकंद। और उदाहरण गुल आवास। अब देखिए अगला है यांत्रिक। ये तो थे चारों अपने खाद्य संग्रहण के लिए रूपांतरण, और ये तीन जो दिए हुए हैं प्रकार वो है यांत्रिक कार्यों को करने के लिए। जैसे पहला है अवस्तंभ मूल। अवस्तंभ मूल उदाहरण देखिए मक्का तथा गन्ना। तो हम जानते हैं मक्का तथा गन्ना जो है वो क्या है, शाकीय पादप है। और शाकीय पादप के अंतर्गत तना भी क्या होता है, हरा होता है और तना जो है वो कोमल होता है और हवा या थोड़े से ही वातावरणीय प्रतिरोध के कारण उनका तना जो है वो नीचे की तरफ गिर सकता है, या तेज हवा के चलने पर वो तने जो है वो नीचे गिर सकते हैं। तो इसके लिए इनकी जो प्रथम पर्व संधि होती है,
आप लोगों ने देखा होगा गन्ने में इस प्रकार से पर्व और पर्व संधियां स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो इनकी प्रथम जो पर्व संधि होती है उससे अतिरिक्त मूल निकलती है, जो क्या करती है, इस तने को सहारा प्रदान करती है और इसे हम क्या कहते हैं, अवस्तंभ मूल। इसी प्रकार की मूल मक्के के अंतर्गत पाई जाती है, इसी प्रकार की मूल गन्ने के अंतर्गत पाई जाती है। आगे देखिए प्रोप मूल। प्रोप मूल उदाहरण देख लीजिए। प्रोप मूल का उदाहरण है अपना बरगद, ठीक है। प्रोप मूल का उदाहरण है बरगद। बरगद के अंतर्गत आप लोगों ने देखा होगा कि बरगद की जो शाखाएं हैं, एक तो होता है मुख्य तना और एक होती है शाखाएं, ठीक है। हालांकि वो तने का ही भाग है और उस बरगद की शाखाएं जो है उस मुख्य तने से भी अत्यधिक मात्रा में लंबी और भारी हो जाती है। तो उनको अतिरिक्त सहारा प्रदान करने के लिए देखिए इस प्रकार से ये शाखाएं हैं, ठीक है। अब इन शाखाओं को सहारा प्रदान करने के लिए इनकी पर्व संधि से जिस प्रकार मनुष्य की दाढ़ी निकलती है, इसको बरगद की दाढ़ी भी कहते हैं, और इस प्रकार की मूलें निकलती है जो वापस जमीन में यानी ऊपरी भाग से निकलकर और फिर जमीन में चली जाती है, जो कि क्या करती है, उन शाखाओं को सहारा प्रदान करने का कार्य करती है। इसे प्रोप मूल कहते हैं। उसके बाद में श्वसन मूल, जो दलदलीय इलाकों में जो पादप पाए जाते हैं उनके अंतर्गत क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है। जैसे उदाहरण मैंने लिख रखा है राइजोफोरा। इनके अंतर्गत मूल क्या करती है, मूल की जो अपन ने मूल परिभाषा दी क्या, कि गुरुत्वाकर्षण बल की ओर प्रकाश से दूर ये वृद्धि करती है। तो यहाँ क्या होता है, श्वसन मूल के अंतर्गत जैसे मान लीजिए ये भूमि है और इनकी जड़ें इस प्रकार से बाहर निकल जाती है और इनके ऊपर कुछ रंध्र पाए जाते हैं जिन्हें श्वसन रंध्र कहते हैं, और इन रंध्रों की सहायता से ये क्या करते हैं, श्वसन का कार्य करते हैं, अर्थात गैसीय विनिमय का कार्य करते हैं। इसलिए इसको श्वसन मूल कहते हैं, अर्थात भूमि से बाहर निकल जाती है, प्रकाश की ओर वृद्धि करने लगती है, क्योंकि दलदली इलाकों में ऑक्सीजन की कमी होती है। तो ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए जड़ें भूमि से बाहर निकल जाती है, जिन्हें क्या कहते हैं, श्वसन मूल। अगला अपना टॉपिक है तना। तना पहले भी अपन ने जड़ के समय में भी चर्चा की थी कि तना पादप का वह भाग होता है जो गुरुत्वाकर्षण बल से दूर और प्रकाश की ओर गति करता है या वृद्धि प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो पादप का वह भाग जो धनात्मक प्रकाशानुवर्ती और ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती वृद्धि प्रदर्शित करता है तना कहलाता है। अगर बात करें अपन जड़ और तने में मुख्य अंतर की, तो मैंने आपको बताया था, अगर आप लोगों ने बांस या गन्ना देखा हो तो उसके अंदर इस प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है। इन्हें क्या कहते हैं, पर्व और पर्व संधियां। ये भाग क्या है, पर्व संधि है, और ये वाला भाग क्या है, पर्व है, ठीक है। तो इन दोनों की परिभाषा जो है पर्व संधि और पर्व की, इन दोनों शब्दों से ही हम दे सकते हैं। देखिए ये पर्व संधि है और ये पर्व संधि है, तो दो पर्व संधियों के बीच का भाग क्या कहलाता है, पर्व। और ये पर्व है, ये पर्व है, ये पर्व है, दो पर्वों को जोड़ने वाली संरचना पर्व संधि कहलाती है। तो तने के ऊपर पर्व और पर्व संधियां पाई जाती है, और इनका जो शीर्ष भाग है वो किसी कलिका, शीर्षस्थ कलिका या पुष्प कलिका के रूप में समाप्त होता है। प्रकाश की ओर ये वृद्धि प्रदर्शित करता है गुरुत्वाकर्षण बल से दूर। अब अगर अपन बात करें तने के मुख्य कार्य, तो ये पेड़ को साधे हुए रखता है, शाखाओं, पत्तियों, पुष्पों, फलों इत्यादि को धारण करने का कार्य करता है। जड़ों द्वारा जड़ के कार्य की अपन ने बात की थी, तो जड़ क्या करती है, खनिज लवण और जल का अवशोषण करती है। तो उस अवशोषित जल और खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य किसका होता है, तने का होता है। तने में पाए जाने वाले जाइलम और फ्लोएम पत्तियों तक इन सामान को पहुंचाते हैं, ताकि पत्तियां क्या होती है, भोजन बनाने वाला अंग होती है, तो पत्तियां भोजन बनाने का कार्य करती है। तो खनिज लवण और जल जो है इनके भोजन निर्माण के लिए कच्चा पदार्थ होते हैं, तो उनको पत्तियों तक पहुंचाने का ये कार्य करता है। और प्रारंभिक अवस्था में आप लोगों ने देखा होगा, या शाकीय पादपों की अपन बात करें, जो कृषि के अंतर्गत जिन पादपों को उगाया जाता है उनमें तना क्या होता है, हरा होता है। तो जब तक तना हरा होता है तब तक यह प्रकाश संश्लेषण का कार्य भी करता है। अब देखिए आकृति के आधार पर तने के कुछ प्रकार मैंने लिखे। आकृति के आधार पर पहला है संदिग्ध, दूसरा बेलनाकार, तीसरा पसलीदार, चौथा है त्रिकोणीय, पांचवा है चपटा और छठा है चतुष्कोणीय। सबसे पहले संदिग्ध। तो संदिग्ध का उदाहरण से आप लोग समझिए बांस और गन्ना। संदिग्ध का मतलब
इसके अंदर पर्व और पर्व संध्या स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। यूं लगता है कि अलग अलग भागों को जोड़कर इस तने का निर्माण किया गया है। बांस और गन्ना इसके उदाहरण है। दूसरा बेलनाकार। बेलनाकार लगभग जितने भी पादप होते हैं उन सब के तने अगर उनकी अनुप्रस्थ काट काट कर अपन देखें तो बेलनाकार या सिलिंड्रिकल उनकी आकृति दिखाई देती है। जो उदाहरण अपन ने लिखे हैं इनको छोड़ दे, बाकी समस्त जो आवृतबीजी पादपों के तने हैं वो किस प्रकार के होते हैं? बेलनाकार ही होते हैं। पसलीदार। पसलीदार का मतलब इनमें कुछ स्थानों पर तो क्या होती है? खांचे पाई जाती है और कुछ स्थानों पे उभार। इस प्रकार से मान लीजिए ये तने हैं, ठीक है, तो ये तो हो गया उभार और ये हो गई खांच। तो इस प्रकार की संरचना जब तने के अंतर्गत पाई जाती है तो उसको अपन क्या कहते हैं? पसलीदार। उदाहरण केजुराइना। त्रिकोणीय। त्रिभुज के आकृति के समान इनके तने दिखाई देते हैं, उनको क्या कहते हैं? त्रिकोणीय। घास। चपटा फ्लैट एकदम पत्ती के समान जब तने की संरचना हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? चपटा तना। किसके अंतर्गत पाया जाता है? नागफनी में। और चतुष्कोणीय। चार पाए जैसे आयताकार स्वरूप में जब तना हो जाता है, आप लोग आसानी से देख सकते हैं, तो उसको कहते हैं चतुष्कोणीय। किसके अंदर देख सकते हैं? तुलसी के अंदर। तो ये हो गए अपने आकृति के आधार पर तनों के प्रकार। तने का स्वभाव। स्वभाव के आधार पर तने दो प्रकार के होते हैं। पहला ऊर्ध्व तना, दूसरा दुर्बल तना। ऊर्ध्व तने का अर्थ है जो बिना किसी सहारे के अपने आप भूमि के ऊपर सीधा खड़ा हुआ रहता है। दुर्बल तना इसका मतलब बिना किसी सहारे के अपने आप सीधा खड़ा हुआ नहीं रहता, जमीन के समानांतर लेटा हुआ रहता है या किसी सहारे के द्वारा वो ऊपर की तरफ वृद्धि करता है। ऊर्ध्व तने दो प्रकार के, शाकीय और काष्ठीय। शाकीय का मतलब जो अपन फसलीय पौधे लेते हैं जिनके तने हरे होते हैं, जिनमें काष्ठीय उत्तक अर्थात द्वितीयक उत्तक या द्वितीय फ्लोएम या काष्ठ का निर्माण नहीं होता है। काष्ठ किसे कहते हैं? याद रखना, एक लाइन की परिभाषा है, सेकेंडरी जाइलम इज कॉल्ड वुड। द्वितीयक जाइलम को क्या कहते हैं? काष्ठ कहते हैं। काष्ठ का निर्माण द्वितीयक वृद्धि के द्वारा होता है। ये अपन अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। अर्थात इनमें काष्ठ का निर्माण नहीं होता। ये अपने स्वयं के सारे सीधे खड़े रहते हैं, हरे होते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। काष्ठीय जिनमें द्वितीय जाइलम का निर्माण हो जाता है अर्थात काष्ठीय उत्तक का निर्माण हो जाता है। ये भी दो प्रकार के हैं, छूप या झाड़ी। और झाड़ी का उदाहरण, झाड़ी आप लोग देख सकते हैं, जो बेर वाली झाड़ी होती है उनके तने में थोड़ी बहुत मात्रा में काष्ठ पाया जाता है। और वृक्ष जिनमें अत्यधिक मात्रा में काष्ठ पाया जाता है या ये अत्यधिक कठोर होते हैं। ये भी चार प्रकार के हैं। कौन कौन से? पहला कलम। कलम जैसा कि अपन ने देखा था अभिसंधित प्रकार का तना, तो जिनमें पर्व और पर्व संध्या स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। गन्ना या बांस कलम के उदाहरण है। पुच्छी। इसके अंतर्गत क्या होता है कि पत्तियां जो है वो एक मुकुट के समान आकार ग्रहण कर लेती है। शाखाएं इस प्रकार की होती है कि नीचे की शाखाएं पतली और ऊपर की शाखाएं क्रमशः छोटी होती जाती है। ये मुकुट का आकार ग्रहण कर लेती है। या यूं कहें कि इनके शीर्ष भाग पर पत्तियां पाई जाती है, इनके अंदर शाखाएं नहीं पाई जाती। पुच्छी। लिनाक्स वे वृक्ष जिनके अंतर्गत शाखाओं की लंबाई जो है वो मुख्य स्तंभ से ज्यादा होती है, लिनाक्स कहलाता है। नीम, पीपल और बहिर्वेदी। पाइनस यानी इनमें शंकु की आकृति बनती है। ये तना इस प्रकार से, नीचे की जो शाखाएं वो बड़ी हैं और ऊपर की शाखाएं जो है वो उत्तरोत्तर क्या होती जाती है? छोटी होती जाती है। तो इस प्रकार एक संरचना बन जाती है उल्टे शंकु के समान, जिसको कहते हैं बहिर्वेदी। दुर्बल तने वे तने जो अपने सारे सीधे खड़े नहीं हो सकते, या अपनी यूं कहते हैं कि इनमें काष्ठीय उत्तक का निर्माण नहीं होता। तीन प्रकार के होते हैं, विसर्पी, अनुसर्पी और आरोही। विसर्पी ये तने भूमि पर रेंगते हुए वृद्धि करते हैं। ये तने भूमि पर रेंगते हुए वृद्धि करते हैं और इनकी जो पर्व संधि होती है उन पर्व संधियों से मूल का निर्माण होता रहता है। जैसे मान लीजिए ये तना आगे बढ़ रहा है, ये पर्व संधि है, तो इन पर्व संधि से मूल का निर्माण हुआ और ये मूल इतने भार को सहन कर लेती है, फिर ये आगे बढ़ता रहता है, फिर यहां से मूल का निर्माण हुआ, फिर आगे बढ़ता रहता है। इस प्रकार से इन तनों को विसर्पी कहते हैं। दूसरा है अनुसर्पी। अनुसर्पी भी दो प्रकार के होते हैं, शयान और उच्चाग्र भूसाई। यहां हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे। आप इतना याद रखिए कि ये भूमि की सतह पर वृद्धि करते हैं, लेकिन इनकी पर्व संधियों से मूल का निर्माण नहीं होता, जड़ का निर्माण नहीं होता। तीसरा है आरोही, यानी ये किसी न किसी सहारे से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं और इन सहारों के आधार पे इनको अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है, जैसे प्रधान आरोही, मूल आरोही, अंकुश आरोही, स्तंभ आरोही। प्रधान
प्रतान किसे कहते हैं याद रखना, 1 नंबर का अलग से प्रश्न पूछा जा सकता है। पतली पत्र विहीन कुंडलित संरचना, धागे नुमा संरचना प्रतान कहलाती है। जैसा आप लोगों ने पुराने जमाने में टेलीफोन आया करता था, तो टेलीफोन और के अंदर एक होता था हैंडल और एक होता था क्रेडल, उसके बीच में जो तार होता था कुंडलियाकार, उस प्रकार की संरचना का निर्माण होता है जिसे हम क्या कहते हैं, प्रतान। तो ये प्रतान किसी भी आधार से लिपट जाता है और तना ऊपर की ओर वृद्धि करता रहता है। मूल जड़े जो है वो क्या करती है, आधार से लिपट जाती है और तना ऊपर की ओर वृद्धि करता है, तो उसको मूल आरोही। अंकुश कांटे जैसी संरचना का निर्माण होता है, अंकुश वो किसी आधार के अंदर धस जाता है और तना ऊपर की ओर वृद्धि करता है, तो उसको कहते हैं अंकुश आरोही। दुर्बल तने स्तंभ आरोही, जब तना है स्वयं ही किसी आधार से लिपट के इस प्रकार से ऊपर की ओर वृद्धि करता है, तो उसे स्तंभ आरोही कहते हैं। स्तंभ आरोही भी 2 प्रकार के होते हैं, कटलताएं और वल्लरी। आप लोगों ने लोगों की घरों के ऊपर बोगनविलिया की बेल देखी होगी, तो जिनके अंतर्गत काष्ठीय उत्तक अधिक मात्रा में बन जाते हैं, या जिनके तने कठोर हो जाते हैं और वे किसी आधार से लिपटकर ऊपर की तरफ वृद्धि करते हैं, उसको कटलताएं कहते हैं। और जिनके तने बेलें जो अपनी होती है कोमल होती है और वो किसी आधार से लिपटकर ऊपर की तरफ वृद्धि करती है, तो उसे कहते हैं वल्लरियां। तो आज के लिए इतना ही। ये था तने का स्वभाव। तने का स्वभाव, तने 2 प्रकार के होते हैं स्वभाव के आधार पर, ऊर्ध्व और दुर्बल। ऊर्ध्व 2 प्रकार के, शाखीय और काष्ठीय। दुर्बल 3 प्रकार के, विसर्पी, अनुसर्पी और आरोही। धन्यवाद।